प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश को देंगे विकास की सौगात। 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेल और सड़क के क्षेत्र की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। प्रधानमंत्री संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक स्थल पर करेंगे भूमि पूजन, स्मारक का भी करेंगे शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पश्चिम बंगाल में आयोजित क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद को किया संबोधित। विपक्ष को घेरते हुए कहा, ये लोग अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डरे, हमने संसद में उनके अविश्वास प्रस्ताव को हराया। मणिपुर मुद्दे पर सदन में विपक्ष पर चर्चा से भागने का लगाया आरोप। ममता सरकार को निशाने पर लेते हुए बताया, बंगाल में है तोलाबाजों की फौज। भारत की अध्यक्षता में G20 की भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक का कोलकाता में आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में बताया, भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा प्रभाव गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों पर पड़ा। भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर गांधीधाम में इफ्को नैनो डीएपी प्लांट का किया शिलान्यास। कच्छ में बीएसएफ के मूरिंग प्लेस के शिलान्यास के साथ साथ विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे ई लोकार्पण। भुज जेल के कैदियों के साथ अमृत महोत्सव संबंधी कार्यक्रम फ्रीडम एट 75 में होंगे शामिल। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के खिताबी मुकाबले में आज भारतीय टीम के सामने होगी मलेशिया की चुनौती। प्रतियोगिता में अजय टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में जापान को 5-0 से दी शिकस्त। वहीं कोरिया को हराकर फाइनल में पहुंची मलेशिया की टीम। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज फ्लोरिडा में खेला जाएगा 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला। सीरीज में 1-2 से पीछे चल रही टीम इंडिया की नजर सीरीज बराबर करने पर, वहीं सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी कैरिबियाई टीम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। देश दिन भर की तमाम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर के साथ। दरअसल पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे, जहां वो सागर में संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक स्थल पर भूमि पूजन करेंगे और श्री रविदास जी स्मारक का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं की भी सौगात देंगे। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक ऐतिहासिक नगरी सागर सज धज कर तैयार है अपने जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए, जहां वो शनिवार 12 अगस्त को संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक स्थल पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। सागर के बड़तुमा में यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के सबसे बड़े संत रविदास के मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे। ये कैसा मंदिर होगा जो सामाजिक समरसता का संदेश देगा। ये कैसा मंदिर होगा जो कि सौहार्द का संदेश पूरे देश और दुनिया को देगा। सागर शहर से सटे बड़तुम में 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 11.25 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी का भव्य स्मारक का निर्माण किया जाएगा। स्मारक में संत रविदास जी के जीवन, दर्शन और शिक्षाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक कला संग्रहालय और कला दीर्घा भी होगी। संत शिरोमणि रविदास जी के जो स्मारक का निर्माण किया जा रहा है लगभग 101 करोड़ रुपए की राशि से, उसके भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन सागर जिले में हो रहा है। जो कार्यक्रम की रूपरेखा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन पहले बड़तुमा में होगा, जहां पर कि मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और मंदिर की भूमि पर मंदिर का भूमि पूजन शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। पिछले 18 दिनों से मध्य प्रदेश के 5 जिलों से चली संत शिरोमणि रविदास समरसता यात्रा का समापन भी बड़तुमा में होगा। संत रविदास यात्रा के जरिए प्रदेश की विभिन्न नदियों का जल और गांव-गांव की मिट्टी भी एकत्रित की गई है, जिसका उपयोग भूमि पूजन में किया जाएगा। सागर के बड़तुमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास के भव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे, तो यहाँ ढाणा में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें कम से कम 1.25 लाख से ज्यादा संत रविदास के अनुयायियों के पहुंचने की उम्मीद है और बड़ी संख्या में आमजन अपने जनप्रिय नेता को सुनने पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मध्य प्रदेश से संबंधित अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, उनका शिलान्यास भी करेंगे, जिनमें कोटा और बीना के बीच रेलखंड के दोहरीकरण की परियोजना प्रमुख है। ढाना में आयोजित सार्वजनिक रैली में प्रधानमंत्री 4000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क क्षेत्र की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री 2475 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कोटा बीना रेल मार्ग के दोहरीकरण परियोजना का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री 1580 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित की जाने वाली 2 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इनमें मोरीकोरी विदिशा हिनोतिया को जोड़ने वाली 4 लेन की सड़क परियोजना और हिनोतिया को मेहलुआ से जोड़ने वाली सड़क परियोजना शामिल है। 15वीं-16वीं शताब्दी के महान संत रविदास ने अपनी शिक्षाओं में ऊंच नीच का भेद समाप्त कर निर्गुण निराकार ईश्वर की आराधना और मानव प्रेम का सिद्धांत स्थापित किया, जिसकी भारतीय जनमानस पर आज भी अमिट छाप है। कृष्ण करीम राम हरि राघव जब लग एक न पेखा, वेद कतेब कुरान पुराणन सहज एक नहीं देखा। कृष्ण और करीम में कोई भेद नहीं, कुरान और पुराण में कोई अंतर नहीं, ऐसा संदेश दिया संत शिरोमणि रविदास ने। संत शिरोमणि रविदास का ये मंदिर सही मायने में नए भारत की अभ्युदय की कहानी कहेगा, जहां ऊंच नीच का कोई भेद नहीं होगा, जहां प्रतिभा को मान मिलेगा, परिश्रम को सम्मान मिलेगा, सत्यनिष्ठा का महागान होगा। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, बड़तुमा, सागर, मध्य प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के हावड़ा में क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद का आयोजन कर रही है और इस आयोजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने से मुझे हमेशा प्रेरणा मिलती है, नया उत्साह मिलता है। जब मैं पार्टी के कार्यक्रम में आता हूं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलता हूं, तो हमेशा मुझे एक नई प्रेरणा मिलती है, नया उत्साह मिलता है, क्योंकि लाखों कार्यकर्ता दिन रात कोई पद की अपेक्षा के बिना मां भारती का जय जयकार करने के लिए पूरी शक्ति से जुटे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि पूर्वोत्तर भारत में देश के विकास एक मजबूत स्तंभ, देश के विकास का एक मजबूत इंजन होने का पूरा सामर्थ्य है। पूर्वी भारत में देश के विकास का एक मजबूत स्तंभ, देश के विकास का एक मजबूत इंजन, उसका पूरा पूरा सामर्थ्य हमारे पूर्वी भारत के क्षेत्र में है। वहां प्राकृतिक संसाधन भी भरमार है और वहां ऊर्जावान, तेजस्वी, ओजस्वी हमारे नागरिकों का भी एक बहुत बड़ा सामर्थ्य है। वहीं विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि विपक्षी दल लोकसभा में चर्चा के दौरान बीच से ही भाग गए। विपक्षी अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से भी डर गए थे। विपक्ष के लोग चर्चा में, लोकतंत्र का दायित्व होता है, जब आप बोलते हैं तो दूसरे को सुनना चाहिए, लेकिन बीच में से ही भाग गए, सदन छोड़ करके चले गए। बहानेबाजी कुछ भी करी हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे, क्योंकि वोटिंग होती तो ये गठबंधन की पोल खुल जाती।
वहीं मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह राजनीतिक दलों से चिट्ठी लिखकर कहा कि वो तत्काल मणिपुर पर चर्चा करना चाहते हैं। पक्ष विपक्ष में विस्तार से बात होती तो मणिपुर के लोगों को भी मरहम लगता। देश के गृह मंत्री उन्होंने इन राजनीतिक दलों से चिट्ठी लिख करके कहा था कि वो तत्काल मणिपुर की चर्चा करना चाहते हैं और अकेले मणिपुर पर विशद चर्चा हो जरूरी है। इतने संवेदनशील विषय पर पक्ष विपक्ष में विस्तार से बात होती तो जरूर मणिपुर के लोगों को भी मरहम लगता और समस्या के समाधान के लिए नए नए कुछ रास्ते भी निकल आते। लेकिन ये लोग मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहते थे। वहीं क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज भारत की गरीबी 22% से घटकर 10% से भी नीचे जा चुकी है। आज भारत की गरीबी 22% से घट करके 10% से नीचे हो गई। आज भारत की अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है और ये आपकी दूरगामी नीतियां गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, इनको जो ताकत देने का आपने काम किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ की जनता को आपने जो अन्न पहुंचाने का जो योजना बनाई है, ये उन सब का नतीजा है कि आज 13 करोड़ 50 लाख लोग, 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल गए हैं और मध्य वर्ग में पहुंच गए हैं। और चलिए अब G20 से जुड़ी कुछ खबरों पर एक नजर डालते हैं। दरअसल भारत की G20 अध्यक्षता के तहत भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक आज कोलकाता में आयोजित हो रही है और बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा प्रभाव गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों पर पड़ता है। The impact of corruption is felt the most by the poor and the marginalized. It affects resource utilization. It distorts markets. It impacts service delivery and ultimately it diminishes people's quality of life. In the Arthashastra, Kautilya asserts that government's duty is to enhance the state's resources to maximize the welfare of its people. Achieving this goal requires combating corruption, and that is why fighting corruption is our sacred duty to our people. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही कहा कि भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। India has a strict policy of zero tolerance against corruption. We are leveraging technology and e-governance to create a transparent and accountable ecosystem. Leakages and gaps in welfare schemes and government projects are being plugged. Hundreds of million people in India have received direct benefit transfers into their bank accounts.
भारत की G20 अध्यक्षता के तहत भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कर रहे हैं। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमारे देश में भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र है। Will have the potential to contribute towards a robust anti-corruption architecture that enables fair, inclusive, and equitable growth. Excellencies, the G20 Anti-Corruption Working Group has been leading all these years global efforts for combating corruption, for promoting transparency and accountability, both in public life as well as in the private sectors. Eradication of corruption in all its forms, you would agree with me, has been a central pillar for all of us, and so also, rather more so, for the Government of India's pro-people approach towards development, codified by the mantra of Sabka Saath, सबका विकास, सबका विश्वास। और अब G20 से जुड़ी कुछ अन्य खबरों पर नजर डालते हैं। G20 अध्यक्षता के तहत इस हफ्ते कोलकाता में भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक संपन्न हुई। इस दौरान वैश्विक भ्रष्टाचार से निपटने के मजबूत सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करने पर चर्चा की गई। 3 दिवसीय बैठक में भ्रष्टाचार के खिलाफ G20 एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए 5 प्राथमिकताओं के केंद्र में चर्चा हुई। वहीं इसके बाद आज से कोलकाता में भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की मंत्री स्तरीय बैठक की भी शुरुआत हुई है। शुक्रवार को इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली में IHC G20 फिल्म फेस्टिवल की भी शुरुआत हुई। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने फेस्टिवल का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन में संबोधन में G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि बीते 1 दशक में भारतीय सिनेमा बदलाव के दौर से गुजरा है, जो देश की प्रगति को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भले ही हम भौगोलिक रूप से अलग अलग हैं, लेकिन हमें एक भविष्य के लिए काम करना होगा। IHC फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत भारत की ऑस्कर विजेता रही फिल्म RRR की स्क्रीनिंग के साथ हुई। IHC फिल्म फेस्टिवल में G20 सदस्य देशों की समृद्ध संस्कृति को उनके सिनेमा के जरिए प्रदर्शित किया जाएगा। G20 सदस्य देशों से 10 देशों की 5 प्रशंसित फीचर फिल्में, 1 एनिमे, 4 वृत्तचित्र और 8 लघु फिल्मों को शामिल किया गया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं, जहां गृह मंत्री ने गांधी धाम में इफ्को नैनो DAP प्लांट का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इफ्को तरल DAP मल्टी डायमेंशनल फायदा देश को देने वाला है। इससे हमारी धरती मां रसायनों में संरक्षित होंगी। तरल उर्वरक मल्टी डायमेंशनल फायदा देश के अर्थतंत्र और कृषि क्षेत्र को देने वाला है। नैनो यूरिया तरल से हमारी धरती माता संरक्षित होगी। इसके अंदर केमिकल का जहर नहीं घुलेगा। इसकी उर्वरकता बरकरार रहेगी और आने वाले दिनों में जो किसान धरती की उर्वरकता कम होने का एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहा है, वो चुनौती से उसको मुक्ति मिलेगी। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित केंद्रीय सुरक्षा बल के कैंप में पौधारोपण अभियान चलाया गया। इस दौरान CISF समेत प्रशासन समेत तमाम अधिकारी वहां मौजूद रहे। अभियान के जरिए देश के वीर शहीदों के बलिदान को याद करते हुए राष्ट्र निर्माण का संदेश जन जन तक पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर एयरबेस पर भारतीय वायुसेना ने MiG-21 विमानों की जगह MiG-29 UPG विमानों को तैनात कर दिया है। इसी साल जनवरी में आधुनिक उन्नत MiG-29 UPG विमानों को कश्मीर घाटी में तैनात किया गया था। भारतीय वायुसेना के पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवम राणा ने कहा कि ये विमान रणनीतिक रूप से बेहतर है और बेहतर एवियोनिक्स और लंबी दूरी की मिसाइलों से सुसज्जित है।
MiG-29 is a versatile multi-role combat aircraft. Its capability includes the night vision capable cockpit, as well as it has increased fuel capacity, including the air-to-air refueling. We have also included the air-to-ground armament, which was not included earlier. Obviously, the biggest capability of this aircraft is the pilots who are handpicked at the training stage to fly and train in this fleet to fly this lethal aircraft. अब खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं असम की, जहां कई हिस्सों में जारी भारी बारिश के चलते 7 जिलों में लगभग 40,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। चराईदेव, दरांग, धेमाजी, डिब्रूगढ़, लाघाट, जोरहाट, शिवसागर में बाढ़ का कहर जारी है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार पिछले 24 घंटों में डिब्रूगढ़ से एक मौत की भी सूचना मिली है। शिवसागर में दिसांग और दिखोफ और निमाटी घाट में ब्रह्मपुत्र खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। 18 राजस्व मंडलों में लगभग 259 गांव प्रभावित हैं। धेमाजी और शिवसागर जिलों में नावों के माध्यम से कई लोगों को भी निकाला गया। राहत सामग्री वितरित करने के लिए कल 30 राहत वितरण केंद्र भी खोले गए। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को दिल्ली से होकर गुजरने वाली या दिल्ली पहुंचने वाली कई रेलगाड़ियों के मार्गों में परिवर्तन किया गया है। राजधानी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होने वाले समारोह की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 15 अगस्त को दिल्ली से होकर गुजरने वाली या दिल्ली पहुंचने वाली कई रेलगाड़ियों के मार्गों में परिवर्तन किया है। कई रेलगाड़ियों को अस्थायी तौर पर रद्द करने और कुछ रेलगाड़ियों को रोककर चलाने का भी निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश से मैदानी इलाकों में भी नदियां उफान पर हैं। रामगंगा नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए, जिससे स्थानीय लोगों को भी खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश अभियान का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नशा युवा को बर्बाद कर देता है। हमें समझना होगा कि ये नशा नाश का कारण है, इसलिए इससे दूर रहकर हम स्वस्थ चिंतन को जितना बढ़ावा दे सके उतना अच्छा है। एक मान्यता है भारत के अंदर 65 करोड़ युवा है। ये 20 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक की आयु के जितने 55 वर्ष तक की आयु के जो भी श्रेणी है, ये सभी युवा की श्रेणी है। ये सभी युवा 65 करोड़ की या 60 से 65 करोड़ की आबादी अकेले भारत के अंदर रहती है युवाओं की, और उसमें भी उत्तर प्रदेश के अंदर 9 करोड़ युवा हैं। 9 करोड़ युवा, इन 9 करोड़ युवाओं के सपने को एक नई उड़ान देनी है, इनके सपनों का प्रदेश बनाना है, तो इन्हें नशा मुक्त बनाने के इस पवित्र अभियान के साथ जोड़ना ही होगा। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से आज पूरा जामिया गूंजता रहा। जी हां, दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में तिरंगा रैली आयोजित की गई, जिसे जामिया वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर ने हरी झंडी दिखाई। कैसी रही ये रैली और कौन कौन लोग हुए इसमें शामिल, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। जामिया मिलिया इस्लामिया में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। किस तरह की ये रैली आयोजित की गई है, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर और पद्मश्री कर्नल प्रोफेसर नजमा अख्तर। मैम किस तरह की रैली निकाल रहे हैं आप? ये रैली हमारी 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम्स का पहला स्टेप है, और इससे हमारा जोश दिखना शुरू होगा। और आप देखेंगे कितने जोश और खरोश से ये बच्चे खड़े हैं, इस वक्त इस गर्मी में खड़े हैं। ये नारे भी लगाएंगे, और जिससे कि एक माहौल पैदा होता है देशभक्ति का। और ये चीज़ के यहाँ का हर बच्चा अपने मुल्क के ऊपर जान कुर्बान करने के लिए है, चाहे वो पढ़ाई करके, चाहे एक अच्छा इंसान बन के, किसी भी शक्ल में जो कुछ भी वो बनेगा वो अपने मुल्क के लिए ही होगा, और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी इस दुनिया के लिए भी है।
जामिया में आयोजित इस तिरंगा रैली में एनसीसी कैडेट भी काफ़ी सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहे हैं। किस तरह का संदेश दे रहे हैं आप? प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर तिरंगा फहराने का अनुरोध किया था। इसी के उपलक्ष्य में आज 12 अगस्त को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने तिरंगा रैली का आयोजन किया है। You can see the tricolors in the hands of every cadet that represents what our Prime Minister said. Har Ghar Tiranga, the spirit and the love of us toward our nation. That is seen by everyone. बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर और यही सब देशभक्ति के लिए कर रहे हैं। स्कूली छात्राएं भी हैं, बात करते हैं। आप बताइए किस तरह का संदेश दे रहे हैं आप यात्रा में निकल के? हम इंडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि हमारा इंडिया और आगे आगे अच्छा कर सके। सबको ये बताना चाहते हैं कि हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है तो हम कितने खुश हैं, हमें अपनी स्वतंत्रता कितनी प्यारी है। तो हमारे अंदर ये जज्बा है वो देश के लिए, चाहे हम पढ़ाई के लाइन में आगे जाएं, यूपीएससी करें या अगर देश के लिए अगर हमको सीमा पर भी जाना पड़े तो हम इसके लिए तैयार हैं। मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है, और मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है। जब मुल्क के लिए हमें अपनी जान, हमें अपने माल और खुद अपने आप को कुर्बान करने की बारी आएगी, हम उसके लिए भी तैयार हैं। अपनी रैली के माध्यम से एकता का संदेश दे रहे हैं। अपने दिल में तिरंगा को लहराए रखें। हिंदुस्तान जिंदाबाद। देशभक्ति के नारों से गुंजायमान रहा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। यहाँ एनसीसी कैडेट, एनएसएस वॉलंटियर और जो सामान्य विद्यार्थी हैं वो इस रैली में हिस्सा लेते नजर आए और हर किसी के जुबान पे था भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदुस्तान की जय। कैमरामैन जगपाल सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। हरियाणा सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है और इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आपको बता दें एक्स पर अपने संदेश में कहा है कि हरियाणा वासियों के लिए मैं आज एक और घोषणा करता हूं। अब 1,80,000 से 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा। आगामी 15 अगस्त से इस योजना के तहत कार्ड बनवाने के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। प्रदेश के 30 लाख परिवार पहले से योजना का लाभ ले रहे हैं और अब 8 लाख और परिवार इस योजना से जुड़ जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं से अपील की कि वो देश की प्रगति में योगदान दें। उन्होंने भारत को साल 2047 तक विकसित बनाने में योगदान करने के लिए भी कहा। Today the world celebrates the International Youth Day and I would like to congratulate each and every one. Let us pledge that we're going to make India as a developed country before 2047. This is the time from Amrit Kal. The time starts now and youth will have a large role to play. And I'm sure on the International Youth Day, we can pledge that in one area, at least in one area, we will make our contribution and work for the progress, unity of our country. आज से फिट इंडिया क्विज के दूसरे संस्करण का ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार पर प्रसारण शुरू हो चुका है। फिट इंडिया क्विज के तहत हर शनिवार और रविवार को सुबह 8 बजे से कुल 13 एपिसोड प्रसारित किए जाएंगे। राज्य दौर में कुल 72 छात्रों के अपने अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष सम्मान हासिल किया है। 36 विजेता स्कूलों में से प्रत्येक को 2.5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी दिया गया। फिट इंडिया क्विज का दूसरा संस्करण मंत्रालय द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। ये क्विज पिछले साल 29 अगस्त को शुरू की गई थी। क्विज में भारत के समृद्ध खेल इतिहास, फिटनेस और पोषण से संबंधित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज चेन्नई में होने वाले एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के फाइनल में भारतीय टीम को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजित होने लगे हैं। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि फाइनल में भारतीय टीम का हौसला बढ़ाने के लिए वो मौजूद रहेंगे। भारत की टीम खिताबी मुकाबले में मलेशिया से भिड़ेगी। चेन्नई टुडे also to attend the Asian Championship Trophy 2023 and good to see the previous matches where teams have done well. The tournament is being held as per the international standards. Good to see the Indian team doing extremely well.
And as all of you, I'm also eager to see the finals of the Asian Championship Trophy 2023. So let us watch the finals today from 8:30 onwards. See you in the match. और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।